नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम हड़प्पाकालीन पुरातात्विक स्थलों पर चर्चा करेंगे, परंतु मैं चाहता हूं कि यह जो पुरातात्विक हड़प्पाकालीन स्थल है उनकी चर्चा किसके साथ हो, पाषाणकालीन स्थल के साथ और ताम्र पाषाणकालीन स्थलों के साथ, ताकि हम कंपैरिजन कर सकें कि पाषाण काल में या ताम्र पाषाण काल में और हड़प्पा काल में जहां जहां स्थल हमें मिले हैं उनका हम तुलनात्मक अध्ययन करके समझ सकें कि पाषाण काल में जहाँ संस्कृति विकसित हुई थी वो ताम्र पाषाण काल में भी क्या वहीं विकसित हुई, क्या हड़प्पा काल में भी वही स्थल था। इससे हमें स्थलों को याद करने में भी आसानी होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उस स्थल से संबंधित हमें पाषाण काल से लेकर हड़प्पा कालीन सभ्यता के बारे में भी जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए चलते हैं, हम बात करते हैं। आप सबको पता है कि ताम्र पाषाण काल में जितने भी औजार उपकरण इस्तेमाल किए गए, जितने भी मनुष्य के द्वारा उपकरण या औजार बने, किससे बने? पाषाण से। सबसे ज्यादा मनुष्य ने पाषाण काल में अपने जीवन में जितने भी जीवन में उपयोगी संसाधन बनाए, जितने भी उपयोगी औजार बनाए, उपकरण बनाए, वो पाषाण के बनाए। तो वहीं ताम्र पाषाण काल की बात करें तो उसने पाषाण के साथ साथ तांबे का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। सोचो मानव किस प्रकार से, आप समझ सकते हैं कि मानव पाषाण से किस पर आ गया? तांबे पर। और यहाँ हड़प्पा में आप देखेंगे तो उसने किसका इस्तेमाल करना चालू कर दिया? कांसा का इस्तेमाल, एक मिश्रित धातु का। तो आप समझ सकते हैं कि मनुष्य ने पाषाण काल से ताम्र पाषाण और हड़प्पा कालीन सभ्यता के विकास तक किस प्रकार से अपने उपकरण औजारों के निर्माण में अलग अलग धातु या अलग अलग पदार्थ, अलग अलग तत्वों का इस्तेमाल किया। जहाँ पाषाण का इस्तेमाल करता था वहां तांबे का, और तांबे से लेकर अब कांसे का। यहाँ आप सबको पता है कि पाषाण काल में मनुष्य कैसा रहता था? कबीला कबीला बनाकर रहता था, या कह सकते हैं समूह में रहना प्रारंभ किया था। परंतु यहाँ उसने ग्राम बसा लिए थे, छोटे छोटे गांव बसा लिए थे। इसलिए क्योंकि कबीला या समूह में रहा, इसलिए इसे सभ्यता का नाम, संस्कृति का नाम नहीं दिया गया। उसने अभी प्रारंभ ही किया था सिर्फ और सिर्फ एक साथ रहना। परंतु जब यहाँ पर उसने ग्राम बसाना चालू कर दिए तो ग्रामीण संस्कृति का विकास हमें कहाँ देखने को मिलता है? ताम्र पाषाण कालीन स्थलों पर। जो हमें वहां से अवशेष प्राप्त हुए उनसे हमें यह बात पता चलती है कि ताम्र पाषाण काल तक आते आते जो कबीला में रह रहा था, समूह में रह रहा था, उसने गांव बसाना चालू कर दिए। और यहाँ आप देखेंगे कि हाँ उसने क्या बसाना चालू कर दिए? शहर। यहाँ क्या बसाना चालू कर दिए? शहर। सोचिए कि मनुष्य किस प्रकार से पाषाण काल से ताम्र पाषाण और ताम्र पाषाण काल से हड़प्पा तक अपने विकास की प्रक्रिया को, अपने आप को आगे बढ़ाता रहा कि कबीला और समूह में रहने वाला व्यक्ति, मनुष्य जो पाषाण कालीन जीवन जीता हुआ, पाषाण के उपकरण बनाता हुआ आगे बढ़ता था, वही अब ग्राम बसाने लगा। और वही आगे चलकर मनुष्य क्या करने लगा? बड़े बड़े शहरों का निर्माण करने लगा, शहरीकृत सभ्यता का विकास उसने कर लिया। वहीं आप देखेंगे कि पाषाण काल में वो अपनी आजीविका के लिए क्या करता था? अधिकांशतः वो अपने आजीविका के लिए शिकार करना प्रारंभ किया था उसने। परंतु नव पाषाण काल तक आते आते, पाषाण काल नहीं, नव पाषाण काल तक आते आते उसने पशुपालन को, कृषि को भी धीरे धीरे सीख लिया था, पर उसने विकसित अवस्था में नहीं लाया था। परंतु यहाँ उसने कृषि को स्थायी बना लिया था, मतलब वह कृषि और पशुपालन पशुपालन का उसने विकास कर लिया था। वो पूर्णतः कैसे पशुपालन किया जाएगा, कैसे कृषि कार्य, यहाँ उसने शिकार ही उसका प्रमुख साधन था। परंतु उसने धीरे धीरे कृषि और पशुपालन सीख लिया था, परंतु यहाँ उसने इसे विकसित कर लिया। और यहाँ आप देखेंगे हड़प्पा काल में तो उसने कृषि अधिशेष में लाने का प्रयास किया। इसलिए तो ये सब बता मैं किस पर बल दिया गया? किस पर बल दिया गया? व्यापार पर। क्योंकि हमारे पास ना जगह नहीं है बोर्ड में, बोर्ड छोटा है, परंतु हमारे सपने ऊंचे हैं, है ना। आप ये मत समझिए कि मैं व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, आजकल जमाना इलेक्ट्रॉन। आप ये समझिए कि आपको ज्ञान कहाँ से कितने कम समय में अच्छा गुणवत्ता युक्त ज्ञान प्राप्त हो रहा है। मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि मनुष्य को, व्यक्ति को, छात्र को अपने जीवन में ज्ञान अगर अच्छा प्राप्त हो रहा है तो ये नहीं देखना चाहिए कि टीचर ने कोट पहना है, टाई पहनी है, कि उसका वोट। आपको ये समझना चाहिए कि आपको गुणवत्ता युक्त ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा। किसी भी लेक्चर से आपको अपनी परीक्षा में वह उपयोगी विषय वस्तु प्राप्त हो रही है कि नहीं, जिससे कि आप अपने आप को क्या कर सकें? सफल बना सकें, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, है ना। क्योंकि बोर्ड छोटा है इसलिए इस पर हम बहुत सारी चीजें एक साथ नहीं लिख सकते। तो यहाँ कहाँ था? अधिशेष शहर बसा लिए उसने। और यहाँ उसने, आप समझ सकते हैं, व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि यहाँ कृषि अधिशेष की स्थिति में नहीं था, सिर्फ निर्वाह मूलक कृषि थी कि 10 लोग उत्पादन करते थे और 10 ही वस्तुओं का उत्पादन करते थे और 10 के 10 खा जाते थे। परंतु यहाँ जैसे ही उसने एक अधिशेष की स्थिति तो आप लेकर आए तो व्यापार करना। तो आप समझ रहे हैं कि कैसे पाषाण कालीन सभ्यता से ताम्र पाषाण कालीन और हड़प्पा कालीन सभ्यता का विकास हुआ।
कबीलाई समूह में रहने वाला व्यक्ति कैसे ग्राम में रहा, फिर शहरों में रहा, कैसे उसने पाषाण से तांबा, तांबे से कांसा बनाया, कैसे उसने शिकार के स्थान पर अब कृषि और पशुपालन से अपनी आजीविका चालू की, और धीरे धीरे उसने अपनी आजीविका के लिए कृषि अधिशेष मिलाकर व्यापार के द्वारा भी अपने रोजगार के अवसर या आजीविका के संसाधन डेवलप किए। तो आप समझ सकते हैं कि समाज यहाँ पर कैसा था, साधारण समाज था, समाजवादी समाज था, ये सभी संसाधनों पर सभी का अधिकार था। यहाँ पर भी ऐसे ही समाज था, पर धीरे धीरे यहाँ पर संपत्ति की अवधारणा आई होगी, और यहाँ पर समाज का एक वर्ग धनी वर्ग और एक जो संसाधनहीन वर्ग रहा होगा। और हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो नगर थे वो दो भागों में बटे हुए थे, एक ऊंचा टीला और एक नीचा टीला। परंतु यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि संपत्ति की अवधारणा यहाँ थी नहीं, यहाँ व्यापार का संपत्ति थी, इसलिए ऐसा वर्गीकरण रहा होगा। तो समाज सरल थे, यहाँ समाज थोड़ा डिफिकल्ट हुआ। यहाँ राजनीतिक व्यवस्था हमें तीनों जगह कहीं दिखाई नहीं देती कि कोई राजनीति, क्योंकि यहाँ पर भी हमें अवशेष प्राप्त हुए हड़प्पा काल में, तो राजनीतिक व्यवस्था का अंदर, परंतु कोई ना कोई केंद्रीकृत सत्ता तो रही होगी, क्योंकि एक जैसी संरचना हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौमोहदड़ो सभी स्थलों से प्राप्त होती है। तो कोई ना कोई वर्ग रहा होगा, शासक वर्ग, जिसने की केंद्रीकृत सत्ता के माध्यम से सभी क्षेत्रों को, सभी कार्यों को नियंत्रित करने का प्रयास किया होगा। और धार्मिक अगर जीवन की देखें तो प्रकृति के तत्वों की इसने भी पूजा की, इसने भी की और इसने भी की। तो अगर आपको लिखने के लिए आ जाए कहीं से भी, तो आप लिख सकते हैं कि नहीं, कितना सरल है कि मुख्य परीक्षा में आपको लिखना है कि पाषाणकालीन संस्कृति की, या आया है बालाथल संस्कृति के बारे में लिखने आया, तो भाई ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति थी, कहाँ था ये, राजस्थान में था। और यहाँ लोग किसका इस्तेमाल करते थे, औजार उपकरण तांबे का बनाते थे। धार्मिक स्तर पर प्रकृति के तत्वों की पूजा करते थे। सामाजिक स्तर पर सामाजिक संबंध बनाना चालू कर दिए, तो उसने समाज में कुछ अमानक बनाना चालू कर दिए, कुछ रीति रिवाज उसने प्रारंभ कर दिए। आजीविका के लिए वो कृषि और पशुपालन किया करता था। व्यापार सीमित था, उद्योग अब सीमित थे, सिर्फ निर्वाह मूलक कृषि हुआ करती थी। वो लोग पशुपालन, पशुओं का इस्तेमाल कृषि कार्य में भी किया जाता था, खाद्यान्न में भी किया जाता था। तो आप ऐसे आराम से, मतलब सरल, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सामाजिक आर्थिक व्यवस्था जो है, सामाजिक आर्थिक धार्मिक व्यवस्था को आप कैसे, सांस्कृतिक व्यवस्था को कैसे लिखते हैं, कॉमन सेंस वाले मैंने बिंदु बताए थे। उन्हीं बिंदुओं के अंतर्गत आप पाषाणकालीन के बारे में, ताम्र पाषाणकालीन, हड़प्पा सभ्यता के बारे आप पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। हड़प्पाकालीन सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन पर जो चर्चा की है, उसे आप एक बार देखिएगा, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा, है ना। तो मैंने आपको एक साथ ये तीनों सभ्यताओं के स्थल, तीनों तीनों कालों की स्थलों की चर्चा और तीनों कालों की कंपेरिजन इसलिए की, ताकि आपको सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम पढ़ते हैं तो हम विषय वस्तु को एक दूसरे से लिंक कर सके, एक घटना को दूसरे घटना से लिंक कर सके। अतीत में ये सबसे, इतिहास में ही नहीं, हर एक क्षेत्र में बहुत जरूरी है कि हम विषय को अपने पीछे जो पढ़ा उसे लिंक करके पढ़ें, ताकि एक बेस तैयार हो। अब पाषाण काल में हमारी पृष्ठभूमि तैयार हुई, ताम्र पाषाण काल में उस पृष्ठभूमि को और आगे बढ़ाया गया, और हड़प्पा काल में उसे चरम सीमा पर पहुंचा दिया गया कि जो लोग कल तक कबीलाई समाज में रहते थे वो गांव में रहे, और गांव से उन्होंने शहर बसा लिए। और सोचो, वैदिक सभ्यता जब पढ़ेंगे तो फिर से हम गांव में प्रवेश कर जाएंगे, फिर भी ग्रामीण सभ्यता। और वैदिक सभ्यता से जैसे महाजनपद काल में प्रवेश करेंगे तो वहां लोहे की खोज अतरंजी खेड़ा से हमें मिलेगी, लोहा मिलेगा, और लोहे से हम कृषि कार्य को डेवलप करेंगे और कृषि अधिशेष की स्थिति में लाएंगे। और यहाँ उत्तर वैदिक काल की बात करें, वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल में हमें अतरंजी खेड़ा से क्या प्राप्त होगा, लोहा। और वहीं से लोहे से हम इस्तेमाल करेंगे उसका कृषि में, क्योंकि लोहा कठोर धातु है, उससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, और कृषि उत्पादन महाजनपद काल में अधिशेष की स्थिति में आएगा। तो भारत में द्वितीय नगरीकरण भी दिखाई देगा। पहला नगरीकरण हमें हड़प्पा में देखा, द्वितीय नगरीकरण हमने कहा देखा, नगरीय क्रांति हमें महाजनपद काल में दिखाई देगी, जहाँ 16 महाजनपद नजर आएंगे, जहां विनिमय के साधन के रूप में मुद्रा का इस्तेमाल किया जा रहा होगा, आहत मुद्रा हमें नजर आएंगी। तो समझने की बात यह है कि हम अगर विषय वस्तु को एक दूसरे से जोड़ेंगे नहीं, एक घटना को दूसरे, तो हमें इतिहास तो क्या कोई भी विषय समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर कंपैरिजन किया। आपको कोई भी प्रश्न आ जाए, तो आप कोई भी, मान लीजिए आपको आ जाए भीमबेटका के बारे में लिखिए, आपको आ जाए हथनौरा के बारे में लिखिए, आदमगढ़ सब के बारे में लिखिए, आपको वो आ जाए बालाथल संस्कृति के में, आपको आ जाए लोथल चौमुंडड़ो, तो कम से कम उस सभ्यता संस्कृति के समय की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में तो पता हो। कंपैरिजन करके क्या, पाषाण काल में तो पशुपालन और शिकारी उत्पादक कम, उपभोक्ता ज्यादा था उस समय का मानव, और कबीलाई समाज या समूह में रहता था। परंतु ताम्र पाषाण काल में तो उसने उपकरण तांबे के बनाना चालू कर दिए, सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक जीवन भी उसका परिवर्तित हो गया। और यहाँ हड़प्पा में तो वो शहरीकरण, तो ऐसे अगर हम पढ़ रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि हमारा सिलेक्शन जल्दी होगा, है कि नहीं। अब यहाँ आ जाइए, पाषाणकालीन स्थल क्या है, पहलगांव जम्मू कश्मीर में, बुर्ज होम, गुप्त कराल, यहाँ से पाषाणकालीन हमें उपकरण प्राप्त हुए, गड्ढा घर प्राप्त हुए, यहाँ से मानव के अवशेष प्राप्त हुए, कुत्ते को मानव के साथ दफनाया गया है। पोतवार पंजाब पाकिस्तान में आने वाला, संगन कल्लू कर्नाटक में, सोचो कर्नाटक दक्षिण भारत तक यह सभ्यता उत्तर से फैली हुई थी। हथनौरा एमपी में, आदमगढ़ भीमबेटका बहुत प्रसिद्ध यूनेस्को की धरोहर में शामिल है। आदमगढ़ होशंगाबाद आप देखेंगे, यहाँ से भी हथनौरा एमपी।
जहाँ से मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई है, मानव के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और यहाँ पशुपालन के यहाँ मनुष्य बस्ती बसाकर कबीला या समूह में रहता था, जहाँ से उसने भीमबेटका की दीवारों पर पेंटिंग की है। वो पेंटिंग में भी उसने क्या किया, पशुओं की पेंटिंग की है, नृत्य की पेंटिंग की है, वहाँ वो समूह में एक साथ रहने की पेंटिंग की है। उसने प्रकृति के तत्वों का इस्तेमाल रंगों में किया है कि रंग कैसे बनाए जा सकते हैं, सफेद लाल। उसने पशुओं को शिकार करने की पेंटिंग की है। मतलब उस समय की सामाजिक धार्मिक जो मान्यताएं थी, आर्थिक जो जीवन था, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सामाजिक और सांस्कृतिक, उसको उसने अपने, चूंकि भाषा नहीं जानता था, तो अपनी फीलिंग को, अपने भावों को उसने चित्रों के माध्यम से हम तक पहुंचाने का प्रयास किया। और आज वो चित्र हमें ही नहीं, पूरे विश्व को भी संदेश देते हैं कि आदि मानव ने शुरुआती स्तर पर कैसे अपने सामाजिक आर्थिक जीवन को, सांस्कृतिक जीवन को निर्मित किया, और उससे हमें आज भी कहीं ना कहीं उससे हमें आज प्रेरणा भी मिलती है और सीख मिलती है ना। पल्लवरम अतिरंपक्कम, यहाँ से कुल्हाड़ी मद्रास से प्राप्त हुई, नेवासा चिरकी महाराष्ट्र में, बागौर राजस्थान, पशुपालन लंगनाजर गुजरात, सराय नाहराय यूपी में, चौपानी मांडो कुल्डियवा महदहा यूपी में, जल्लाहल्ली कर्नाटक, टेरी तमिलनाडु, पायसरा बिहार, चिरान, यहाँ सब वो जगह हैं जहाँ से हमें बड़े स्तर पर उद्योग का मतलब यहाँ पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जहाँ से बड़े स्तर पर पत्थर के वो उपकरण प्राप्त हुए हैं जो उस समय का मानव पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था और उन्हें निर्मित करता था, और उन्हें बनाता था, उनका इस्तेमाल उन्हें ऐसा बनाता था जिससे कि वो मानव के लिए क्या हो जाए, उपयोगी हो जाए। अब ये तो हमारी पाषाणकालीन स्तर की बात हो। अब ताम्र पाषाणकालीन की बात आ जाओ। गणेश्वर है, बलाथल है, अहाड़ है, आहड़, ताम्रवती, मतलब यहाँ तो लोग तांबा खरीदने के लिए आते थे। बोलो पहली पहली धातु कौन सी है मनुष्य द्वारा उपयोग की गई, खोजी की गई, बोलो निकाली की गई, तांबा धातु। बोलो जोर में महाराष्ट्र में नाइमाबाद, महाराज नामगांव, महाराज नेवासा, मालवा, कायता, एरन, नापदा टोली, ये वो जगह है जहाँ से ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। अब बताओ यार, कुछ ना कुछ तो इससे भी हमें समझ में आ रहा है, और इससे भी समझ में आ रहा है कि कुछ जो पाषाणकालीन स्थल है वो कुछ ना कुछ ताम्र पाषाणकाल से ही मैच करते हैं। अर्थात पाषाणकालीन जो स्थल है वहीं पर धीरे धीरे ताम्र पाषाणकालीन में भी सभ्यता डेवलप हुई, और आगे चलकर देखिए आप यहाँ देखेंगे दायमाबाद, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है हमको, बोलिए। तो कहीं ना कहीं ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति ने ही हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पाकालीन संस्कृति को क्या किया है, प्रेरणा दी है, पृष्ठभूमि तैयार की है भाई। आप आ जाओ यहाँ पर हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो, लोथल गुजरात में, चौमुंडू गुजरात में, कालीबंगा, लोथल तो बहुत बड़ा बंदरगाह हुआ करता था, यहाँ गोदीवाड़ा डॉकयार्ड के साथ मिले। सोच कितने इंटेलिजेंट लोग थे कि उन्हें समुद्र के तट पर डॉकयार्ड बनाने, मतलब जहाजों से कैसे माल को उतारा जाए और जहाजों की मरम्मत कैसे की जाए। जहाजों को कालीबंगा राजस्थान, बनावली, रंगपुर, रोपड़, सुतकांगेडोर, सुरकोतदा, मांडा जम्मू कश्मीर, दायमाबाद महाराष्ट्र, आलमगीर यूपी, हिंडन नदी के किनारे मेरठ में स्थित है। तो आप देख सकते हैं कि भारत में जैसे जैसे पाषाणकालीन सभ्यता डेवलप हुई, उसी ने पाषाणकालीन सभ्यता ने ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता को आगे बढ़ाया, और ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति ने ही आगे चलकर हड़प्पा सभ्यता की पृष्ठभूमि तैयार की, नींव तैयार की। तो आपको मैंने एक ही बार में, ये आपसे कहीं भी कुछ भी पूछ ले तो आप उस पर कुछ बिंदु लिख सकते हैं, उसके स्थलों के नाम लिख सकते हैं, और एक ही बार में आपको मैंने कम समय में कंपैरिजन करके पाषाण काल से लेकर हड़प्पा कालीन सभ्यता के जितने भी स्थल थे, जो प्रमुख स्थल थे, उन पर मैंने आज चर्चा की। और मैं आशा करता हूँ कि मेरा आपको जो मैंने आज लेक्चर दिया, जो वीडियो बनाया आपके लिए, वो बहुत अच्छा लगा होगा। आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको कम से कम समय में मैं अधिक से अधिक गुणवत्ता युक्त ज्ञान डिलीवर करूं। ठीक है, तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।